हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले हम क्वेश्चंस का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या आंसर हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th साइंस। देखिए, नंबर फर्स्ट, स्टेट एनी वन डिफरेंस। कोई एक डिफरेंस हमें बताना है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन के आधार पर दो कैटेगरी देखी जाती हैं, या तो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार कर रहे होंगे या फिर दूसरों पर डिपेंड करते होंगे। ठीक है, तो उसी आधार पे यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको क्या बताना होगा कि ऑटोट्रॉफिक एक वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से तैयार कर लेता है। ठीक है, सेकंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप बताएंगे कि एक ऐसा मोड, एक ऐसा तरीका न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर पाता है, वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स पर, मतलब प्लांट्स पर डिपेंड करता है या अदर्स पर डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन पर। नेम द प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। पौधों में पत्तियों की सतह से, प्लांट्स में लीफ सरफेस से जो वाटर एवोपरेट होता है ना, वाटर जो एवोपरेट होता है उसको कुछ नाम देना है। इस प्रोसेस का नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में, और वो आप समझ गए होंगे, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी पत्तियों की सतह से वेपराइज हो जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। ठीक है, हीटिंग वगैरह के मिलने के बाद। बाकी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द सर्फेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस तरह से आप डेफिनेशन भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनकी जो ब्रीथिंग रेट होता है ना, वो फास्टर होता है इन कंपैरिजन किसके? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि भाई जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्रीथिंग रेट होता है वो फास्टर होता है, लेकिन एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल पर पाए जाते हैं, मतलब मरुस्थलीय जो होते हैं ना, जो मिट्टी पर रहते हैं, एक तरह से ह्यूमन भी शामिल है इसमें टेरेस्ट्रियल में, तो उनमें थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन एक्वेटिक वालों के। देखिए, इसका सिंपल आंसर है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, अब एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है या वाटर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की परसेंटेज काफ़ी कम होती है ना, इन कंपैरिजन किसके? जो एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन उसके। ठीक है, तो जब एनिमल्स सर्वाइव करना चाहता है, एक्वेटिक एनिमल जिंदा रहना चाहता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन सराउंडिंग में पानी के अंदर क्या होती है? काफ़ी कम होती है, तो उसको ब्रीथिंग रेट बढ़ाना होता है, जिससे कि वो क्या करेगा, जब जल्दी जल्दी सांस लेगा तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि एक बारी में ऑक्सीजन काफ़ी कम आ पा रही है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल आंसर आप लिखेंगे कि वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसकी नंबरिंग काफ़ी कंट्रोल्ड होती है, या आप सीधा बताइए कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए अपनी ब्रीथिंग रेट को बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से वो जब जल्दी जल्दी सांस लेगा तो फटाफट उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। ठीक है, और वो अपने आप को ज़िंदा रख पाएगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के सराउंडिंग में जो एयर होती है, उस एयर में काफ़ी ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से जब हम एक बार सांस लेते हैं तो काफ़ी ऑक्सीजन हमारे अंदर तक पहुंच पाती है, इसलिए हमें ब्रीथिंग रेट को ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। या सिंपल आप शॉर्ट में फाइनली ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई जब हमें आसपास चीज़ें अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल पा रही हैं, है ना, तो हमें ब्रीथिंग रेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक, लेकिन जब हमारे सराउंडिंग में जो O2 की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, तो हमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना होता है। इजी? ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। सिंपल है,
अगर आपने प्लांट बॉडी से जाइलम को ही हटा दिया, भाई जाइलम का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा ना। अब जाइलम क्या काम करता है, आपको मालूम है, वाटर के साथ जो मिनरल्स होते हैं, है ना, वो सभी जाइलम के ज़रिए ही जाते हैं प्लांट में मेसोफिल सेल्स तक। मेसोफिल सेल मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलना है। और अगर जाइलम नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आगे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानी आएंगी। ठीक है, चलिए आप कोई भी एक प्रॉब्लम कमेंट करके बताइएगा कि अगर प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ह्यूमन के रिस्पेक्ट में आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट। ऐसे टिश्यू का नाम बताना है जो ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूबल प्रोडक्ट को ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। देखिए, प्लांट बॉडी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको शिफ्ट करने में कौन सा टिश्यू मदद करता है। और इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। देखिए, चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट जो लाइन्स उसमें से दे दिया गया, या फिर कई बार कुछ गहराई से क्वेश्चन उठा दिया जाता है। ठीक है, जो स्टेंजा है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड था, उसी पे पूरा क्वेश्चन बना दिया। ठीक, बाकी आता है चैप्टर में से ये सब। तो यहाँ पर आपसे टिश्यू का नाम पूछ रहा है और आप आंसर क्या लिखेंगे, फ्लोएम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 6 पर। व्हाट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, ह्यूमन बीइंग में कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का। हम हेटरोट्रॉफिक लिस्ट में आते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है होलोजिक न्यूट्रिशन हमारे अंदर चलता है। होलोजिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड नंबर पे एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ नंबर पे एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग एक तरह से, और लास्ट नंबर 5 पर जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बाहर निकालना मतलब कि इजेशन। ठीक है, और ये पांचों स्टेप जिसमें चलते हैं वो होलोजिक न्यूट्रिशन की लिस्ट में आता है, ह्यूमन भी उसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल होता है। देखिए, सलाइवा कहाँ होता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायग्राम एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप अगर डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन अ डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या रोल होता है फूड के डाइजेशन में। अब देखिए, हमारी जो ओरल कैविटी होती है ना, ओरल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। लेकिन सलाइवा आता कहाँ से है, सलाइवा एक तरह का सेक्रेशन है, एक तरह का लिक्विड मटेरियल है जो कहाँ से आएगा, सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, हालांकि सैलिवरी ग्लैंड जो है उसके भी 3 सेक्शन बताए जाते हैं, सब मैक्सिलरी, सब पैरोटिड, सब लिंगुअल। बाकी आप 10th लेवल पर सैलिवरी ग्लैंड याद रखिएगा तो भी ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एंजाइम रिलीज़ करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इस ग्लैंड से क्या रिलीज़ होता है, सलाइवा आता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सैलिवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हमारी मदद करता है। ठीक है, सिंपल है। एंजाइम का नाम याद रखिएगा जो सलाइवा के अंदर होता है उसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। तो रोल यहाँ पे पूछा गया था आपसे सलाइवा का डाइजेशन ऑफ फूड में, जो आपने अभी समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 8, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट। देखिए, प्लांट बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं हमें उसका नाम लिखना है जो मदद करता हो वाटर और मिनरल्स को शिफ्ट करने में। ठीक है, और आप आंसर समझ गए होंगे, जाइलम। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन CO2। ऑटोट्रॉप्स होते हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं CO2 को एंड N2 को टू मेक देयर फूड। अपने फूड को तैयार करने के लिए जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए तो आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो रूट नोड्यूल्स वगैरह में पाया जाता है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, जो लीफ होती है ना, जो पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर ही क्या होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जिनको गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को लेकर। बात ये कि जो स्टोमेटा है वो एक फाइन पोर्स है जिसके बेस पे क्या होता है, CO2 अंदर एंटर कर पाती है। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, मतलब प्लांट्स की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च। सैलिवरी अमाइलेज मैंने आपको भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 था वो। ठीक है,
तो मैंने वहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी ओरल कैविटी होती है ना, उसमें सलाइवा होता है, एक लिक्विड मीडियम होता है और जो सैलिवरी ग्लैंड से आता है। अब इस लिक्विड में कौन सा एंजाइम होता है? सैलिवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। देखिए जो यूनिट है ना, यूनिट किसे बोलते हैं? मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके मिलने से वो पूरी बॉडी बनी हुई है, पूरा पार्ट तैयार हुआ है। ठीक है, जैसे कि दीवारों के लिए यूनिट किसको बोलेंगे हम? ब्रिक को, जो ईंटें होती हैं। ठीक है, लंग्स की यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई, जिसको एयर सैक भी कहा जाता है। इसी तरह से किडनी जो होती है वो भी किसी एक पर्टिकुलर सेल के मिलने से बनी हुई है और उसका नाम होता है नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा वैसे तो देखिए सिंपल स्ट्रक्चर होती है ना, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, लेकिन जो अमीबा है वो भी होलोजिक लिस्ट में आता है। वहाँ पर भी 5 स्टेप देखे जाते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, लास्ट इजेशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर नोट्स की नीड है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा हमारी वेबसाइट पर www.thescienceworld.in। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के लिए अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आप क्लास 10th के सेक्शन पर जाएंगे। क्लास 10th के अंदर आपको फर्दर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और फिर आप बहुत आसानी से अपने नीड के अकॉर्डिंग चैप्टर के नोट्स को ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 13 पर। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स लाइक फिश। ठीक है, दैट लिव इन वाटर। तो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसकी मदद से वो एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन कर पाते हैं? देखिए सभी में अलग अलग तरह का होता है, कुछ कैटेगरी बनी हुई है। कुछ में क्या होता है, स्किन के जरिए रेस्पिरेशन हो जाता है, कुछ में लंग्स होते हैं, कुछ में गिल्स होते हैं। तो यहाँ आपको आंसर डालना होगा गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 14। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 मोड सुने थे न्यूट्रिशन को लेकर, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। अब जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर भी कुछ कैटेगरी बनी होती हैं, जैसे कि सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है या होलोजोइक हो सकता है। जब हम फंजाई की बात करते हैं ना, तो फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा? सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता हो, वहाँ से अपना फूड लेता हो, तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। आते हैं नेक्स्ट नंबर 15 पर। नेम द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपने समझा होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि डायग्राम जो है ना ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का, वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको उस डायग्राम की मेरे हिसाब से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। पर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं डायग्राम से भी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऐसे वेस्टिजियल पार्ट का नाम बताना है जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पाया जाता है, और आपको मालूम है अपेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या डालना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, पहले कभी काम किया करते थे, लेकिन हमारी जो लाइफ पैटर्न है, जो डाइटरी सिस्टम है, वो सब बहुत बदल चुका है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो ऑर्गन काम नहीं करता है वो धीरे 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 इनएक्टिव होता चला जाता है। ठीक है, और कई हज़ार जनरेशन जब बीत जाती हैं, काफ़ी समय के बाद वो ऑर्गन एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो अपेंडिक्स पहले काम किया करता था पर अब काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है सभी स्पीसीज़ में, हो सकता है वो दूसरी स्पीसीज में काम कर रहा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि करता भी है, रूमिनेंट में बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में, जहाँ पे केकम वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। पूरा नाम क्या है इसका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेम द 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिलोंग्स टू द
क्लोरोफिल। देखिए प्लांट्स में बहुत सारे पिगमेंट हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, है ना। इसी तरह से क्या होता है, अदर भी हैं, जैसे कि सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पर जो है क्लोरोफिल से रिलेटेड दो पिगमेंट्स बतानी है हमें, मतलब क्लोरोफिल ए लिख दीजिए आप और क्लोरोफिल बी, जो मोस्टली पाई भी जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा होता है यहाँ पे कि भाई क्लोरोफिल से रिलेटेड ही बतानी है, तो आप जेंथोफिल डाल सकते हैं, बीटा कैरोटीन डाल सकते थे, है ना, फ्यूकोजेंथिन वगैरह, तो कोई भी पिगमेंट डाल सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ना, इसका क्या मतलब है। देखिए फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब वाटर स्प्लिट्स होता है उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब स्प्लिटिंग हो रही है तो वो फोटोलाइसिस है। सोलर रेडिएशन में जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी उसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोलाइसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, किसका, वाटर का। तो इस तरह से आप बताएंगे। नेक्स्ट नंबर 18, नेम द ओनली नेचुरल process that gives out oxygen for respiration of all living organism। ठीक है, नेम ओनली नेचुरल प्रोसेस, आपको नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताना है, दैट गिव्स आउट ऑक्सीजन, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हो, एक ऐसा प्रोसेस बताइए। तो वो है, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट बॉडी के अंदर क्या चलता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, और उसके लास्ट में क्या बनता है, भाई फोटोसिंथेसिस में लेते क्या है प्लांट्स, CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, और वही O2 है जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या फंक्शन होता है। देखिए सलाइवा जो होता है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, जो कहाँ से आता है, सैलिवरी ग्लैंड से आता है, जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अभी जो सलाइवा है ना, इसके अंदर क्या मिलेगा, सैलिवरी अमाइलेज होता है, और ये क्या करता है, जब हम स्टार्च का इंटेक करते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए राइस खा रहे हैं, तो राइस में जो स्टार्च वाला कंटेंट है ना, उसका डाइजेशन कौन करेगा, सैलिवरी अमाइलेज करेगा, और सैलिवरी अमाइलेज कहाँ पर है, वो सलाइवा के अंदर है। ठीक है, और जब उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो फाइनली 3 चीज़ें बनती हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन। आगे चलकर फिर ये भी बहुत फाइन चीज़ों में टूट जाता है, और अल्टीमेटली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको यहाँ पे सलाइवा का जिक्र करना है कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारे ओरल कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट वन फंक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड द नेजल पैसेज। देखिए जो हमारा नेजल ट्रैक होता है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नोस्ट्रल होते हैं, नोस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी होती है। ये जो नेजल कैविटी है, जो नेजल पैसेज है पूरा, क्योंकि कॉर्नर पे फिर नेजोफेरिंक्स का भी जिक्र आता है, तो ये जो नेजल पैसेज होगा ना, यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो स्लाइटली म्यूकस को रिलीज करती है, और जब म्यूकस प्रेजेंट होगा, है ना, तो वहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल को, हालांकि इसमें हेयर भी हेल्प करते हैं, फाइन हेयर होते हैं नेजल ट्रैक के अंदर, तो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, एक तरह से फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है नंबर 6, मतलब लाइफ प्रोसेस के, देखिए वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज के वीडियो में हमने 20 जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया, क्वेश्चंस को समझा, और साथ ही उनमें क्या आंसर हमें लिखना चाहिए ये भी हमने समझ लिया है। ठीक है, क्वेश्चंस और भी हैं, कोशिश की जाएगी पार्ट सेकंड में फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की जल्द से जल्द। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको क्वेश्चंस समझ में आते हैं कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या हमें आंसर करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं। और साइंस वर्ल्ड चैनल की इसी तरह की वीडियो का अपडेट रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फिर ऑल पे क्लिक, जिससे कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।